रिद्धि सिद्धि के दाता बुद्धि के देव भगवान गजानन गणेश जी महाराज को प्रणाम करता हूँ। इष्ट देवी माँ घाटी रानी को प्रणाम करता हूँ। माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार विद्यार्थियों, आरएस एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर मेरे द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हिंदी ग्रामर करवाई जा रही है। इस टॉपिक में हिंदी ग्रामर में आज हम विकारी शब्दों में सर्वनाम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले संज्ञा हम कंप्लीट कर चुके हैं। सर्वनाम आपने पहले भी कई बार पढ़ा होगा, कई चैनलों पर पढ़ा होगा, कई गाइडों में पढ़ा होगा, बट मेरा विश्वास करके एक बार मेरे साथ इस चैनल पर सर्वनाम को पढ़िए। उसके बाद सर्वनाम से संबंधित एक भी अगर क्वेश्चन, कोई सवाल आपके दिमाग में रह जाता है या ऐसा कोई प्रश्न रह जाता है जो पिछली परीक्षाओं में आपने पढ़ा है और ये वीडियो देखने के बाद में पूरा नहीं हुआ, तो फिर मेरा पढ़ाना आप सार्थक न समझे। और अगर आपका एक भी कंफ्यूजन नहीं रहे इसको देखने के बाद, और वो सवाल जो पहले की परीक्षाओं में आए हुए हैं आप इसको देखने के बाद कंप्लीट कर लें, तब जाकर कहीं सार्थक समझे कि हाँ मेरा पढ़ाया हुआ सार्थक हुआ है और सार्थक होगा। इसी विश्वास के साथ शुरू करते हैं। आज मैंने थोड़ा इसमें नयापन लिया है, लेसन में नयापन लिया है। साथ के साथ में कुछ प्रश्नों के उदाहरण पेश करूंगा। ऐसे प्रश्नों के उदाहरण जैसे आजकल परीक्षाओं में प्रश्न आ रहे हैं, उस हिसाब से आपको यह पता लग जाए कि मुझे किस लेवल तक, किस गहराई तक किसी टॉपिक को पढ़ना चाहिए, मुझे कितना अंदर जाकर किसी टॉपिक के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, ताकि भविष्य में जिस मैं किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठूं वहां पर मेरा कोई प्रश्न गलत न हो। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए आज मैंने सर्वनाम शुरू किया है। कोशिश करता हूं अगर एक पार्ट में पूरा हो गया तो ठीक, नहीं तो इसका सेकंड पार्ट और लेके आऊंगा। शुरू करते हैं। सर्वनाम विकारी शब्द। हिंदी व्याकरण में हम शब्द विचार पढ़ रहे हैं। शब्द विचार में विकारी शब्दों पर आ गए। विकारी शब्द मैंने आपको बता दिया था, जब हम प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद पढ़ते हैं तो दो प्रकार के विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण 4 पढ़ेंगे। संज्ञा हम पढ़ चुके हैं, सर्वनाम शुरू करते हैं। विकारी शब्द, सर्वनाम। विकारी शब्द क्या होते हैं ये तो आप जानते हैं, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल, इनके आधार पर अगर उनके रूप में परिवर्तन होता है तो वो विकारी शब्द होते हैं। तो सर्वनाम का भी लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर रूप में परिवर्तन होता है। जैसे पुस्तक उसकी है, टिफिन उसका है, यहां पर उसका, उसकी, किसका, किसकी, जिसका, जिसकी, रूप परिवर्तन होता है, ये विकारी शब्द है। परिभाषा देखिए, सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम शब्द का अर्थ होता है सबका नाम। वैसे सिंपल सा है, पढ़ते ही पता लग जाता है। सर्वनाम, सर्वधन सभी का, नाम मतलब नाम, सर्व मतलब सभी का, नाम मतलब नाम, सर्वनाम। तो सर्वनाम शब्द का अर्थ है सबका नाम। अब परिभाषा, एक निर्धारित प्रारूप में परिभाषा सर्वनाम की क्या होनी चाहिए, और ये सबसे बेस्ट परिभाषा, इससे बेस्ट परिभाषा हो नहीं सकती। वाक्य में संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए, वाक्य में संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। बाकी आप सीधा ऐसे भी आपने बहुत सारी परिभाषाएं, बहुत सी बार परिभाषा याद करी, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, पर वो पूर्ण नहीं है। पूर्ण क्या है? वाक्य में संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए भाई सर्वनाम क्यों यूज करते हैं कि बार बार हमें संज्ञा शब्दों को प्रयोग में नहीं लेना पड़े, बार बार हमें एक ही संज्ञा शब्द को रिपीट नहीं करना पड़े, इसलिए उसके स्थान पर उस शब्द को काम में ले लेते हैं। कौन से शब्द को? सर्वनाम को। तो वाक्य में संज्ञा शब्दों की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है संज्ञा के स्थान पर, वाक्य में संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यह सर्वनाम की परिभाषा हो गई। तो मेन क्या है? अब यहीं से प्रश्न बन सकता है। देखो कंपटीशन एग्जाम में हर एक लाइन, ये जो लिखी हुई हर एक लाइन महत्वपूर्ण है, कहीं से भी परीक्षक प्रश्न बना सकता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि इस परिभाषा से परीक्षक कैसे प्रश्न, जैसे मुझे ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट लगी थी, मैंने हाईलाइट कर ली, पुनरुक्ति को दूर करने के लिए। अब वहां आपका प्रश्न बनाएगा सर्वनाम के संबंध में असत्य कथन है। ध्यान से सुने, सर्वनाम के संबंध में असत्य कथन है, दे दिया संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द,
संज्ञा सभी का नाम। थर्ड नंबर डाल देंगे संज्ञा की पुनरुक्ति दूर करने के लिए। फोर्थ नंबर पर डाल देंगे संज्ञा में किसी प्रकार। फोर्थ नंबर पर डाल देंगे उपरोक्त में से कोई नहीं। ये डाल दिया। अब हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे। सभी का नाम, वहां पर जब हमें इस तरीके से एक फैक्चुअल, एक अच्छी तथ्यों सहित कोई परिभाषा याद नहीं हो तो वहां पर ऐसे क्वेश्चन परेशान करते हैं। तो हम इसको तथ्यात्मक पढ़ें। वाक्य में संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। इसके बाद हम इसको एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे यहां मैंने एक उदाहरण लिया है, शेर ने जंगल में हरिण को देखा। शुद्ध शब्द हरिण होता है, हिरण नहीं होता। अगर आप हिरण लिखते तो गलत है। शेर ने जंगल में हरिण को देखा, उसने उसे वहीं मार डाला। शेर ने जंगल में हरिण को देखा। तो आगे वाले वाक्य में देखो संज्ञा कौन कौन सी है। एक तो शेर है, एक जंगल है और हरिण है। तीन संज्ञा शब्द है। शेर है, जंगल है, हरिण है, तीन संज्ञा शब्द है। तीनों के तीनों कौन सी संज्ञाएं हैं? शेर, जंगल और हरिण, तीनों के तीनों संज्ञाएं कौन सी है? तो तीनों के तीनों जातिवाचक संज्ञाएं। कोई अगर शेर नाम सुनकर बोल दे कि सर ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो भाई साहब गलत है। शेर जातिवाचक संज्ञा है। शेर से उसकी पूरी जाति का बोध होता है। अगर आप नाम इसीलिए तो जैसे चिड़ियाघरों में जो टाइगर रिजर्व है उनमें बाघ, बाघिन का नाम क्यों डाल देते हैं? मछली क्यों नाम डाला उसका? क्योंकि उसको स्पेशलाइज्ड करना था, इसलिए उसका नाम डालते हैं। तो शेर, जंगल और हरिण जातिवाचक संज्ञा शब्द है। इन संज्ञा शब्दों के स्थान पर हमने शब्द प्रयोग कर दिए। शेर के स्थान पर लिख दिया उसने। अब कितनी लंबी कहानी लिखे, बार बार शेर लिखने की जरूरत नहीं है। उसने लिखा, समझ जाएंगे शेर के लिए आया है। उसने उसे, किसे? हरिण को। वही कहां पर, कहां देखा था? जंगल में। उसने उसे वहीं पर मार डाला। तो यहां पर तीनों शब्दों के स्थान पर हमने सर्वनाम प्रयोग कर लिए। तो संज्ञा की दोबारा यहां पर संज्ञा शब्दों को यहां पर दोबारा नहीं लिखना पड़ा, मतलब उनकी पुनरुक्ति नहीं करनी पड़ती। उनकी पुनरुक्ति रुक गई। किसकी वजह से? सर्वनाम शब्दों की वजह से। इसीलिए इन शब्दों को, ऐसे शब्द जो संज्ञा की पुनरुक्ति को रोकने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। यह सर्वनाम हो गया। अब यहां पर देखो, ऐसे उदाहरण देकर प्रश्न कैसा बनेगा कंपटीशन एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से कैसा प्रश्न बनता है? देखिए, मोहन के पिता जयपुर रहते हैं। मोहन के पिता जयपुर में रहते हैं। मोहन के पिता जयपुर में रहते हैं, वह भी वहां उनके पास गया। वह भी वहां उनके पास गया। मोहन के पिता जयपुर में रहते हैं, वह भी वहां उनके पास गया। यहां पर वह शब्द मोहन के लिए आया है, वहां शब्द जयपुर के लिए आया है और उनके शब्द पिता के लिए आया है। तो यहां पर मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जयपुर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि स्थान विशेष का नाम है, और पिता जातिवाचक संज्ञा है। पिता जातिवाचक संज्ञा है, पिता से पूरी जाति का बोध हो जाता है। तो पिता जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब यहां हम देखते हैं, वह भी वहां उनके पास गया। प्रश्न कैसे बनता है? देखो, उपरोक्त वाक्य में सर्वनाम शब्द नहीं है। ये से वाले प्रश्न सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। ध्यान नहीं पर जाता ही नहीं, सीधा ही देख देते वह, चलो सही है, फिर कंफ्यूज करते हैं। क्योंकि ऑप्शन एक तो वैसे समझने में ही नहीं आता, ऑप्शन 3 समझने में आएंगे। कंफ्यूज यहां यही इसमें ही लग करेंगे, ये है, ये है, ये है, ये है। नो, पहले प्रश्न को ढंग से पढ़ो। उपरोक्त वाक्य में सर्वनाम शब्द नहीं है। नहीं पूछा तो नहीं को हाईलाइट कर दो कि यार यहां पर पूछा नहीं है, मतलब 3 तो है, 1 नहीं है, ये समझो। वहां पर जो ऑप्शन है उनमें 3 तो सही है, 1 गलत है। अगर ये आप समझ गए तो वो प्रश्न आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अब हम यहां देखते हैं, वह किसके लिए आया है? तो वह तो मोहन के लिए आया तो सर्वनाम है। वहां जयपुर के लिए आया तो सर्वनाम है। उनके पिता के लिए आया तो ये भी सर्वनाम है। पर यहां पर एक शब्द आ गया भी किसी भी संज्ञा के लिए यूज नहीं हुआ है। इस वाक्य में भी शब्द किसी भी संज्ञा के लिए यूज नहीं हुआ है।
उपरोक्त वाक्य में सर्वनाम शब्द नहीं है, वह भी वहां उनके। तो 3 तो इसमें है, एक शब्द आ रहा है इसमें भी किसी के लिए यूज नहीं हो रहा। व्याकरणिक दृष्टि से भी निपात है। निपात क्या होता है? जब इसके निपात हम पढ़ेंगे तब मैं ज्यादा करूंगा, अभी उसको मैं नहीं छेड़ूंगा। तो इस वाक्य में हमारा सही आंसर हो जाएगा ब। तो इस प्रकार से अगर यहां से प्रश्न, इस जगह से प्रश्न बनाना होगा, संज्ञा की परिभाषा उदाहरण देखें तो इस प्रकार से, मोहन के पिता जयपुर रहते हैं, वह भी वहां उनके पास गया। उपरोक्त वाक्य में सर्वनाम शब्द नहीं है, इसका थोड़ा कठिनाई लेवल ऊपर है। अगर थोड़ा इससे आसान प्रश्न बनाना होगा तो उपरोक्त वाक्य में सर्वनाम शब्द है, या उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए कौन सा सर्वनाम शब्द प्रयुक्त हुआ है, ऐसे प्रश्न यहां पर बनते हैं। इस प्रकार के मैं बहुत सारे प्रश्न बनाकर जब ये थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में आपको प्रश्न भी करवाऊंगा। आगे चलते हैं, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अब यह सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। यहाँ पर फैक्चुअल क्वेश्चन देखो, यहाँ पर भी प्रश्न बन सकता है। सर्वनाम के भेद होते हैं 1, 3, 5, 6। और सबसे ज्यादा कंफ्यूज तो ऐसे ही प्रश्न करते हैं, क्योंकि कोई गाइड उठा के देखोगे तो किसी में 7 भेद होते हैं, किसी में 8 भेद होते हैं, किसी में 5 होते हैं, किसी में 4 होते हैं। पर यह प्रमाणिक है, आपको सर्वनाम के भेद 6 है और 6 ही बताने हैं। अगर आप लोग मेरे कहे अनुसार, मेरे पढ़ाई अनुसार 6 करके आ जाते हैं, कोई बोर्ड या कोई आरपीएससी उसको गलत मान लेती है, तो कोर्ट से सही करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। 6 भेद होते हैं। अब कुछ लोगों के मैसेज भी आएगा, सर कुछ ऐसी टेक्निक बताओ, ट्रिक बताओ जिससे हम भेद वगैरह याद कर सके। देखो, ट्रिक के 2 फायदे हैं। अगर आप सही के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ट्रिक अच्छी है, और अगर आप शॉर्ट लिस्टेड करने के तौर पर करते हैं तो फिर ट्रिक नुकसान भी देती है। पर मैं बता भी देता हूं, जैसे आपको सर्वनाम के भेद याद करने हैं तो एक मंत्र लिख ले, अनाप शनाप। बस इसमें आ जाएगा सर, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, सारे के सारे इसमें निकल जाएंगे। ऐसे अनिश्चयवाचक, नैसे, निजवाचक, पैसे, पुरुषवाचक, सैसे, संबंधवाचक, नैसे, निजवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। अनाप शनाप याद रख ले, इनमें आपको याद हो जाएगा। अब आगे, सर्वनाम का भेद नहीं है। एक तो यहां पर जैसे सर्वनाम के भेद, इसमें से प्रश्न बना तो कैसे बनेगा? सर्वनाम का भेद नहीं है, सिंपल सा डाल दिया, भेद नहीं है मतलब 3 तो भेद है सर्वनाम के और एक नहीं है। कौन सा नहीं है? निजवाचक है, गुणवाचक, निश्चयवाचक और सभी नहीं है। यह तो हो नहीं सकता, तो ये तो हमने यह काट दिया। अब निजवाचक तो सर्वनाम का भेद है और निश्चयवाचक भी है। अब ये जो गुणवाचक शब्द यहां डाल दिया, ये गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, ये विशेषण का भेद है। गुणवाचक विशेषण का भेद है। हम कितना अच्छा टॉपिक तैयार कर लेते हैं, बार बार पढ़ लेते हैं, पर उसको इस टाइप से अगर टेस्ट नहीं करते तो जिस दिन हम किसी एग्जाम या किसी टेस्ट में बैठते हैं, वहां जब ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं तो उस टाइम हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहां पर उस टाइम अगर तैयारी, अधूरी तैयारी में ये स्थिति सामने आ जाती, यार गुणवाचक भी है नहीं है, ऐसे करने में एट लास्ट भले आप सही आंसर पर पहुंच जाए, बट ये भी आपका टाइम खाता है। मतलब दूसरे क्वेश्चन को सोचने में जो आप टाइम दे सकते थे, वो टाइम आपके यहाँ पर एक इजी से टॉपिक में वेस्ट हो गया। इसीलिए सामान्य से सामान्य टॉपिक की एक एक लाइन को अच्छी तरह क्लियर करके चले। कैसे नहीं होता है एग्जाम फाइट, ऐसे हो जाएंगे। तो सर्वनाम के भेद नहीं है, यहां पर यह प्रश्न हो गया। अब हम सर्वनाम के भेदों को पढ़ना शुरू करते हैं। सर्वनाम का सबसे पहला भेद लिया है हमने, पुरुषवाचक सर्वनाम। नाम से स्पष्ट है, पुरुषवाचक
कर्ता के रूप में हम पुरुष पढ़ते हैं, कर्ता के रूप में पढ़ते हैं तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष या निम्न पुरुष, एक ही नाम होता है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तीन पुरुष, इसको तीन रूपों में बांटा है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा हम देखेंगे, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर, जिन सर्वनामों का प्रयोग, ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले मतलब उत्तम पुरुष, सुनने वाले मध्यम पुरुष या अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर, इट मींस बोलने और सुनने वाले के अलावा तीसरा आदमी, तीन ही तो होते हैं इंसान, एक बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला, और एक तीसरा जो वहां नहीं था, तीसरा जो वहां नहीं है, अन्य है कोई, तो तीन हो गए। तो कौन कौन से बोलने वाला, सुनने वाला या अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है, वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब यहां मैंने लिखवा भी दिया उत्तम पुरुष में कौन कौन से आते हैं। उत्तम पुरुष में सर्वनाम यूज होते हैं मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा, हमें आदि। मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा, हमें आदि। दूसरा आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष सुनने वाला है। सुनने वाला कौन है, तू, तुम, तुझे। इंग्लिश में केवल एक ही आता है यू, बट हिंदी में अपने से बड़ों को आदर स्वरूप हम आप शब्द यूज करते हैं। हिंदी में अपने से बड़ों को आदर स्वरूप हम आप शब्द का यूज करते हैं। तो तू, तुम, तुझे, तेरा, आपका, आप, आपका, आपको, आप और आपका, ये हम ऐसे यूज करते हैं मध्यम पुरुष सर्वनाम के लिए, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर आता है नंबर 3 पर अन्य पुरुषवाचक। अन्य व्यक्ति वह, वे, उन्हें, उसका, उसे, उसकी, उनका, उनके, यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। एक बार रिवाइज करवा देता हूं, फास्ट रिवीजन देख लीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। इनके तीन भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में बोलने वाला, मध्यम पुरुष में सुनने वाला और अन्य पुरुष में न बोलने वाला न सुनने वाला कोई तीसरा। ये हो गए। अब यहां से मैंने एक प्रश्न उठाया है कि सर्वनाम के इस भेद से अगर प्रश्न बना तो कैसा बनता है। बड़ा शानदार प्रश्न है, बड़ा शानदार प्रश्न है। तहे दिल से बताना जिन्होंने पहले तैयारी करी है या जो अब तैयारी करने जा रहे हैं, क्या इस कोटि के प्रश्न परीक्षा में आते हैं या नहीं आते हैं, और आते हैं तो आपने ऐसे गाइडों में पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। अगर आपको लगे कि ये कुछ नया निकल कर आया है और प्रश्नों पे और टॉपिक पर मेहनत की गई है तो वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। यहां देखिए, आप रुकिए मुझे जाना है, एक वाक्य ले लिया, आप रुकिए मुझे जाना है। अभी किसी भी जगह हो सकता है, जैसे लिफ्ट में उतरते टाइम हो सकता है, टॉयलेट के टाइम पे हो सकता है, किसी लाइन में लगे हुए हो तो वहां पर हो सकता है, किसी इस वाक्य का यूज होता है आप रुकिए मुझे जाना है। तो वहां पर रेखांकित, अब देखो प्रश्न क्या बना है, कितना शानदार प्रश्न। रेखांकित शब्दों में प्रयुक्त सर्वनाम है, रेखांकित शब्दों में प्रयुक्त सर्वनाम है। प्रश्न का डिफिकल्टी लेवल स्नातक स्तर का है, पहले बता देता हूं। प्रश्न का डिफिकल्टी लेवल जो स्नातक स्तर का सिलेबस जिन एग्जाम में लगता है उनके लेवल का है। हम यहाँ पर अंदर रेखांकित शब्द आप और मुझे, तो हम ये पढ़ रहे हैं तो आप मुझे मिला था यहाँ पर, मतलब सुनने वाला मध्यम पुरुष, और मुझे मिला था मुझे उत्तम पुरुष। तो यहां पर होना चाहिए मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कोमा उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम, ये इसका सही क्रम है। क्योंकि सेकेंडरी लेवल तक के क्वेश्चन में आएगा तो केवल सीधा पुरुषवाचक पूछेगा। ये वर्गीकरण है, इसका जो वर्गीकरण है पुरुषवाचक का, ये नहीं पूछा जाता। ये इस प्रकार से डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है। तो इस प्रश्न में मैंने स्नातक स्तर का डिफिकल्टी लेवल रखते हुए तैयार किया है। तो यहाँ पर पहला हमारा इसके अनुसार उत्तर कौन सा होना चाहिए, आप मध्यम पुरुषवाचक और मुझ उत्तम पुरुषवाचक। तो हमारा क्रम होना चाहिए मध्यम पुरुषवाचक उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पहले में है पुरुषवाचक निश्चयवाचक, रॉन्ग। मध्यम पुरुष उत्तम पुरुषवाचक, सेम है उत्तम पुरुष मध्यम पुरुषवाचक उत्तम पुरुषवाचक, जो कि हमारा क्रम सही है। ये हमारा इसमें सही आंसर। थर्ड में देखो, यहां पर कंफ्यूज करने के लिए वापस सेम उसी को क्रम करके डाल दिया, उत्तम पुरुषवाचक और मध्यम पुरुषवाचक, जो कि
सर्वनाम तो सही है बट क्रम गलत है। रेखांकित शब्दों में प्रयुक्त सर्वनाम, इन शब्दों में क्रमशः, रेखांकित शब्दों में प्रयुक्त सर्वनाम क्रमशः पूछा गया है, तो यहां पर ये क्रम इसका ये नहीं होगा। इसके बाद में हम निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक, ये तो है ही नहीं। इतना डीप जाकर फिर पढ़ना है, करो तैयारी इस लेवल से, एक बार ही ऐसी तैयारी करें कि सारे एग्जाम क्लियर हो जाए, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं रहे। अब आगे चलते हैं, दूसरे नंबर का सर्वनाम का दूसरा पार्ट है। सर्वनाम का दूसरा भेद करने जा रहे हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से स्पष्ट है, जहां पर अनिश्चय की स्थिति बनी रहे, किसी वस्तु या व्यक्ति में अनिश्चय की स्थिति बनी रहे, उसका वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता हो, जिन शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का या व्यक्ति का बोध नहीं होता हो, संशय की स्थिति बनी रहती है, वे कौन से होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कोई आ रहा है, कोई गा रहा है, कोई जा रहा है, कुछ आया, कुछ गिरा, कुछ मिला, किसी का पर्स गिर गया, किसी की चश्मा गिर गई, ऐसे शब्द हम जहां यूज करते हैं वहां संशय की स्थिति बनी रहती है। तो जैसे इन वाक्यों में जो अभी मैंने उदाहरण दिए, उनमें किसी, कुछ, कोई, ये ऐसे शब्द हैं जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसका भी मैंने एक प्रश्न लिया है, प्रश्न तैयार किया है, कोई घर में आया, कुछ ले गया। वाक्य में सर्वनाम शब्द व उनके प्रकार का सही जोड़ा है। वाक्य में सर्वनाम शब्द व उनके सही प्रकार का जोड़ा, तो इसमें सर्वनाम शब्द एक तो कोई और एक कुछ, दो है। तो कोई और कुछ ऑप्शन जहां मिलेगा, कोई, कुछ और प्रकार कौन सा है? अनिश्चयवाचक। तो जिस ऑप्शन में हमारा कोई, कुछ और अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, वही हमारा सही उत्तर होगा। इस वीडियो में इतना ही। सर्वनाम पार्ट 2 अगले वीडियो में करूंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।